hey guys, मूवी टू ड्रामा की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग जॉयस के घर से होती है, जहाँ वो लेडी जो लास्ट एपिसोड में जोनाथन के घर आई हुई थी। तो जोनाथन, माइक और विल उसके सामने बैठे हुए हैं और वो लेडी उन्हें बताती है कि दोनों एजेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे और इस समय एल को कहीं भेज दिया गया है ताकि उसकी शक्तियाँ वापस आने तक उसे वहीं रहना होगा। उसकी शक्तियों का परीक्षण चल रहा है, वो अपनी सारी शक्ति खो चुकी है क्योंकि हॉकिंस में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके लिए उसको शक्तियाँ लाना बहुत ज़रूरी है। उसकी बातें सुनकर जोनाथन, माइक और विल परेशान हो जाते हैं क्योंकि एल कहाँ पर उन्हें अब नहीं पता है और उन्हें घर पर ही कैद कर दिया गया है। इस लेडी ने इनके घर की कॉल पर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को बिजी कर दिया है। वो ये भी बताती है कि गवर्नमेंट का कुछ सेक्शन एल को गुनहगार समझते हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए, इसलिए तुम लोग कहीं पर मत जाना वरना गवर्नमेंट के लोग समझ जाएंगे। उनकी ये बात ये लोग मान लेते हैं। फिर वो लेडी माइक को एक लेटर देती है जो कि एल का होता है, जिस पर लिखा होता है मैं फिर से सुपर हीरो बनने जा रही हूँ फ्रॉम एल। नेक्स्ट सीन में नैन्सी और रॉबिन भी स्टीव, मैक्स और डस्टिन के स्कूल पहुंच चुकी होती है, जहां मैक्स उन्हें वहां ले जाती है जहां पर उसने वो बड़ी वाली घड़ी देखी थी जो काफी डरावनी होती है, पर वहां पर इस समय कोई घड़ी नहीं होती है। इसके अलावा मैक्स बताती है कि क्रिसी और फ्रेड दोनों को सिर में दर्द था, दोनों मिस कैले के पास जाते थे। नींद ना आना, घबराहट, बुरे सपने, अपने पास्ट से जुड़ी चीजें उन्हें भी दिखाई देती थी और वो लोग अपने पास्ट की वजह से मारे गए। इसी बीच उन्हें कुछ साउंड आता है तो स्टीव सबको वहीं रुकने को बोलकर अपने हाथ में लैंप उठाकर आगे जाता है, लेकिन सब उसके पीछे आ जाते हैं और दूसरी तरफ से जो साया आता है उसे देखकर सब चिल्ला देते हैं, पर वहाँ कोई और नहीं लूकस था जो 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर ये बताने आया था कि जेसन एडी को ढूंढ रहा है, इसलिए डस्टिन तुम भी खतरे में हो। पर डस्टिन का इस बात से बाल भर भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको इससे भी बड़े खतरे का आभास था जो मैक्स पर मंडरा रहा था। वो लूकस से बताता है कि वेकना अब मैक्स के पीछे है। नेक्स्ट सीन में लूकस के घर पर उसके सिस्टर, जहां डोर पर जेसन आया हुआ था, डोरबेल बजाता है। जेसन की सिस्टर डोर ओपन करती है तो जेसन लूकस के बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है और डोर को बंद कर देती है। तो जेसन दरवाजा को रोक लेता है और बोलता है तुम उसकी सिस्टर हो जो D&D खेलती है, और फिर डस्टिन को भी पूछता है तो वो उसे बोलती है जानती ही नहीं, हमने साथ में दुनिया भी बचाई है। लूकस की सिस्टर उल्टा जेसन पर चढ़ाई कर देती है और जेसन को वहाँ उसकी सिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और जेसन समझ जाता है कि उनका काटा गया है। इसके बाद हमें स्टीव, डस्टिन और लूकस को दिखाते हैं फिर जो कि पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें यह इन्फॉर्मेशन होती है कि विक्टर क्रील ने बताया कि शैतान ने बदले की आग में उसके परिवार को खत्म किया। डस्टिन का कहना है कि विक्टर क्रील को छोड़कर सब मारे गए, तो विक्टर क्रील को पता हुआ कि किस तरह से विकना से बचा जा सकता है। उसका यह अंदाजा सही था, इसलिए रॉबिन और नैन्सी उससे मिलने का आइडिया बनाते हैं। वही मैक्स भी टेबल पर बैठी सबके लिए लेटर लिख रही थी। नैन्सी ने फेक आईडी और पेपर बनवाया जो कि रॉक स्टार साइकोलॉजी स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डैम के थे, जहाँ नैन्सी ने अपनी आईडी रूथ के नाम से और रॉबिन की रोज के नाम से बनवाई है। नैन्सी पिनहट्स असाइलम के डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स कर चुकी है। ये डायरेक्टर से विक्टर के बारे में बात करेंगे। असाइलम का डायरेक्टर जिसका नाम हैच है वो अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन का मेंबर भी है, साथ ही साथ वो हार्वर्ड का स्कॉलर भी है। नैन्सी अपने रूम से ड्रेस निकाल कर रॉबिन को देती है और रेडी होने को बोलती है। फिर जॉयस को दिखाते हैं जो कि होटल के रूम में अपने घर पर कॉल कर रही थी, पर कॉल बिजी ही जा रहा होता है। तो मर्री और जॉयस यूरी से मिलने के लिए रूम से निकल पड़ते हैं। फिर जेल दिखाया जाता है जहां पर गार्ड इन्जो होप को बताता है उसके साथी आ गए हैं, बस तुमको यहां से निकलकर जंगल के रास्ते में एक गांव जाना है, वहां चर्च के अंदर यूरी मिलेगा, फिर वो और तुम्हें इस देश से तुम्हारे देश में पहुंचा दे। हो सकता है कल रात को तुम अपने घर पर हो। कैदियों को काम पर भेजा जा रहा था तो बाहर जाने से पहले इनकी बेड़ियां भी चेक की जाती हैं कि टूटी तो नहीं है। एक दूसरा गार्ड इन पर शक करने लगता है। फिर हमें जोनाथन का घर दिखाते हैं जहाँ पर दोनों एजेंट टीवी देख रहे थे। जोनाथन को प्यास लगती है तो वो फ्रीजर खोलकर वहाँ से कुछ निकालता है और फिर पिज्जा कंपनी का ऐड उस फ्रिज पर देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये वही पिज्जा कंपनी है जहां पर इसका फ्रेंड आर्गाई काम करता है। फिर माइक और विल को दिखाते हैं। माइक अभी भी उस एल के लेटर को घूर रहा होता है तो विल के कहने पर उसे मोड़ मार कर डस्टबिन में फेंक देता है क्योंकि उस लेटर में माइक के काम का कुछ भी नहीं था। माइक अपने और एल के झगड़े के बारे में विल को बताता है। फिर वहाँ जोनाथन आता है और उन्हें वहाँ से भागने का प्लान बताता है।
वे हॉकिंस जाने का प्लान करते हैं। फिर माइक और विल जाकर एजेंट से कहते हैं उन्हें भूख लगी है और उन्हें वो पिज्जा वाला कागज देते हैं। एजेंट उस दिए हुए पेपर पे कॉल करता है। कॉल आरगाई के शॉप पर जाती है जिसे आरगाई ही उठाता है और उनका ऑर्डर नोट करता है। अगले सीन में मैक्स को दिखाते हैं जो अपने सारे फ्रेंड को लेटर देकर कहती है ये तब खोलना है जब हमारा प्लान फेल हो जाए, मतलब कि मैक्स मर जाए। इसके बाद मैक्स ईस्ट हॉकिंस जाने को कहती है जहां उसकी मां का घर होता है। वही नैन्सी जो अब पेनहर्स्ट असाइलम पहुंचकर डॉक्टर हेज से मिलती है और उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दिखाती है, साथ ही प्रोफेसर ब्रैडली का रिकमेंडेशन लेटर भी देती है और विक्टर से मिलने के बारे में भी बोलती है। डॉक्टर हेज बताते हैं विक्टर जैसे पेशेंट से मिलने के एक हफ्ता पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तब जांच के बाद बोर्ड फैसला लेती है, वरना नहीं मिलने दिया जाता है। उसकी बात सुनकर दोनों बड़े बड़े बहाने बनाने लगते हैं, जिसमें रॉबिन भी बहाना बनाती है कि जब वो छोटी थी तो टीचर ने समर कैंप में विक्टर क्रिल की स्टोरी सुनाई थी, तब से वो उससे मिलना चाहती है और वो जानना चाहती है कि कत्ल करने से पहले इस तरह के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। और वो डॉक्टर हेज की तरह बनना चाहती है। वो डॉक्टर हेज को मक्खन लगाती है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर हेज उन्हें अनुमति दे देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉयस और मर्री यूरी से मिलने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद मर्री यूरी को $40,000 देता है, पर यूरी बहुत बड़ा वाला सन की है तो वो उन्हें कॉफी पीने को बोलकर खुद रुपए गिनने के लिए बैठ जाता है। फिर होप को दिखाते हैं जो अपने हथौड़े का बेट ट्रैक से तोड़कर गार्ड के पास जाकर उससे दूसरा हथौड़ा मांगता है और कहता है कि यह हथौड़ा टूट गया है। गार्ड वहां बनी हट में हथौड़ा ले जाता है। उसके पीछे होप भी जाता है और उसके हाथ में हथौड़े का बेट होता है। उसी बेट से गार्ड पर वार करता है जिससे वो वहीं पर लुढ़क जाता है। फिर हॉपर जल्दी से अपनी बेड़िया खोलने में लग जाता है। वहीं बाहर दूसरा गार्ड जिसे हॉपर पर शक था वो देखता है कि हॉपर रेलवे लाइन पर नहीं है और हट का डोर भी खुला हुआ होता है तो वो उधर चल देता है। हॉपर दूसरी बेड़िया उतार ही रहा था कि गार्ड अंदर आ जाता है। फिर दोनों में घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई में गार्ड की गन से गोलियां चल जाती है जिससे बाकी गार्ड को भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सब हट की तरफ भागते हैं और वो सब हट के अंदर घुसने लगते हैं। तो हट के अंदर हॉपर रखे हुए डायनामाइट को जलाकर खुद ऊपर से निकलकर पास खड़ी स्ले यानी बर्फ वाली गाड़ी से वहां से निकल लेता है। डायनामाइट के धमाके से कई सिपाही मारे जाते हैं। हॉपर स्ले से जंगल की तरफ निकल लेता है। यहाँ मैक्स अपने घर पहुंचकर चिट्ठी देने जाती है। बाकी तीनों कार में रुकते हैं। मैक्स रूम में जाकर चिट्ठी रख रही होती है तो उसकी नज़र उसकी माँ पर जाती है। वो बाहर कपड़े फैला रही थी तो वो उनसे बातें करने उनके पास जाती है और उनको कहती है कि वो सबको चिट्ठी दे देंगी। उसने सारी चिट्ठी टेबल पर रखी है। उसकी माँ उससे चिट्ठी का रीजन पूछती है तो मर्डर वाली बात का बहाना बनाती है कि शहर में मर्डर हो रहे हैं, हो सकता है वो भी मर जाए। तब उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। गले लगते ही वहाँ अचानक से बादल आ जाते हैं और अंधेरा छाने लगता है। फैले हुए कपड़े में खून लग जाता है और उसकी माँ अचानक से वेकना में बदल जाती हैं और वेकना उससे बोलता है तुम्हारा वक्त आ गया है मैक्स। मैक्स तेजी से चिल्लाकर वेकना को धक्का देती है और जमीन पर गिरते ही दिखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर जल्दी से वहाँ से भागकर कार के पास आती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ पर वो कुछ नहीं बताती है। फिर नैन्सी को दिखाते हैं डॉक्टर हेज उन्हें पागल खाने में टहलाते हुए जहां गार्डन और म्यूजिक रूम से होते हुए विक्टर की सेल की तरफ जाते हैं। वहीं नैन्सी विक्टर से अकेले मिलने को बोलती हैं। रॉबिन भी घबराहट में प्रोफेसर ब्रैडली का नाम गलत ब्रैंडली बोल देती है जिससे डॉक्टर हेज को दोनों पर शक हो जाता है और वो वहाँ के गार्ड से उन पर नजर रखने को बोलता है और कुछ जांच करने के लिए चला जाता है। फिर वो गार्ड दोनों को अंदर ले जाता है और नैन्सी विक्टर को अपने दोस्तों के बारे में बताती है और विक्टर को बताते हैं कि जिसने उसकी परिवार की हत्या की थी वो वापस आ गया है। यहाँ पर विक्टर का फर्स्ट लुक दिखाते हैं जो साउंड इफेक्ट के साथ बहुत ही ड्रामना होता है। इसके बाद आरगाई को दिखाते हैं जो पिज्जा लेकर जेसन के घर जा रहा था। यहाँ माइक और बिल बातें कर रहे थे तो उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है तो एक एजेंट डोर ओपन करता है तो सामने एक सोल्जर होता है और वो साइलेंसर वाली गन से उसको शूट करता है। बाकी लोग जान जाते हैं कि गोलियां चल रही हैं। इन लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार हो जाती है। दूसरा एजेंट इन्हें बैकअप देता है और वहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर उसे भी गोली लग जाती है। इधर आरगाई भी बाहर आ जाता है और अचानक जोनाथन उस एजेंट को लेकर आरगाई की गाड़ी से टकराता है जिसे आरगाई देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सब कार में बैठते हैं और बाहर वाले सोल्जर उन पर गोलियां बरसाते हैं तो वहां से भाग लेते हैं। इसके बाद यूरी को दिखाते हैं जो रुपए गिन चुका था तो जॉयस यूरी से कहती है कि अब हमें हॉपर के पास ले चलो। तब यूरी कहता है मैं आता हूँ और इधर हॉपर भी विलेज में चर्च तक पहुँच चुका था और वहाँ जाकर वो खाने का सामान ढूंढता है और खाने लगता है।
इधर जेल में कैदियों को लाया जा रहा था, वहाँ एंजो भी होता है। तभी जेल का फोन बजता है। दूसरा गार्ड फोन उठाकर एंजो से कहता है तुम्हारा कॉल है। एंजो कॉल पर जाता है। कॉल पर यूरी होता है। यूरी के मन में अब लालच आ गया था। वो एंजो से बताता है कि हमारा प्लान अब बदल चुका है, इन अमेरिकन को हम केजीबी को दे देंगे। उसने केजीबी को सब कुछ बता दिया है और हॉपर जहाँ छिपा था उसका पता भी गार्ड को बता दिया था। एंजो हॉपर से मिला है, ये भी उसने गार्ड को बता दिया है। हॉपर जहाँ पर छिपा हुआ था वहाँ पर गार्ड पहुँच चुके हैं। हॉपर को चर्च में गार्ड फिर से पकड़ लेते हैं और इधर एंजो को भी वहाँ के गार्ड आकर गद्दारी के लिए पकड़ लेते हैं। यूरी ने कॉफी में भी बेहोशी की दवा मिला दिया था। जॉयस और मर्रे भी अब बेहोश हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में मैक्स अपने भाई बिली की कब्र पर पहुँचती है कि विक्टर नैन्सी को अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। विक्टर एक फौजी था, वो जंग लड़कर 14 साल के बाद वापस आया था। उसके एक अंकल थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी विक्टर के नाम कर दिया था। विक्टर अपने नए घर पर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। उसका बेटा हेनरी, उसकी बेटी एलिस और उसकी वाइफ, ये लोग नए घर पर बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर अचानक 1 महीने के बाद अजीबोगरीब वाकया होने लगे। मरे हुए जानवर, खून से लथपथ जानवर, उनकी हड्डियां टूटी हुई आसपास मिलने लगे। फिर सबको बारी बारी बुरे सपने, बुरी झलके, डरावने सपने आने लगे। साथ में विक्टर को भी डरावनी झलके दिखने लगी। इनको अपना बुरा पास्ट भी दिखाई देता था। फिर अचानक एक दिन सब खाना खा रहे थे तो रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और विक्टर जैसे ही रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वहाँ की बिजलियाँ अपने आप जलने बुझने लगती हैं और उसकी वाइफ हवा में उठती है। बॉडी की हड्डियां हवा में टूटने लगी और उसकी आंख भी अंदर चली गई, जैसे क्रिसी और फ्रेड के साथ हुआ था। इस मंजर को देख विक्टर तथा विक्टर के बच्चों के होश उड़ गए। फिर विक्टर भी अचानक अपने बुरे सपने में पहुंच गया जहां फ्रांस की जंग चल रही थी। फ्रांस की जंग में जहां जर्मनी की फौज पर हमला चल रहा था, विक्टर के गलत फैसलों से कई निर्दोषों की जान चली गई थी, इसलिए वो इस बात को भुला नहीं पा रहा था। वेगना इसी बात का फायदा उठा रहा था। वेगना विक्टर की इस याद से खेल रहा था। फिर अचानक विक्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि म्यूजिक की होती है। विक्टर को लगा कि कोई फरिश्ता उसे बुला रहा है। फिर वो अपने बुरे सपने से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बेटी मरी पड़ी है और उसका बेटा हेनरी भी कोमा में चला गया है। फिर वो भी 1 हफ्ते के बाद मर जाता है। इतना कुछ होने के बाद विक्टर ने अपनी आंखें खुद से फोड़ ली और वो मरने ही वाला था कि डॉक्टर हैच ने उसे बचा लिया। ये सारी बातें वो बताता है। विक्टर ने एंजल का जिक्र किया था तो नैन्सी भी उससे उस एंजल के बारे में पूछती है तो वो एक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। फिर वहाँ डॉक्टर हैच गार्ड के साथ आ जाता है जो नैन्सी और रॉबिन को पकड़ने के लिए पुलिस को भी कॉल कर चुका होता है। यहाँ बिली की कब्र पर मैक्स खत पढ़ रही थी और मैक्स अपने और बिली की पास्ट की बातें कर रही थी। किस तरह बिली के पिता और माँ की लड़ाई हुई, वो अलग हो गए, तुमने एल की जान बचाई थी, काश हम अच्छे दोस्त बन जाते, एक असली भाई बहन की तरह रहते। इस तरह की बातें वो बिली की कब्र पे कर रही होती है। बिली के जाने की वजह से मैक्स को बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए उसको भी अजीब सी चीजें दिखाई दिया करती थी। मैक्स को लगता है कि बिली की जान मैक्स की वजह से गई है, इसलिए उसके दिल में इस बात का बहुत गम है। वो इस बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। मैक्स बिली से माफी मांगती है और लास्ट में बोलती है तुम्हारी बहुत ही बुरी छोटी बहन मैक्स। फिर वो लेटर रख लेती है। अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है और मैक्स को कोई आवाज आती है। स्टीव मैक्स पर नजर रखे हुआ था। वो देखता है कि मैक्स अभी भी वहीं बैठी हुई और हिल नहीं रही है, तो उसके पास जाकर देखता है कि वो होश में है या नहीं। उसकी आंखें पलटी हुई थी। स्टीव मैक्स को जगाने की कोशिश करता है। दूर से लूकस और डस्टिन भी देखते हैं और वो उसकी तरफ भागते हैं, जबकि सपने में मैक्स से बिली मिलता है और वो बिली न होकर वेगना होता है जो मैक्स के दिमाग से खेल रहा था। मैक्स समझ जाती है ये बिली नहीं है और पीछे हटती है। वो फिर नीचे गिरती है तो उसके सामने वेगना दिखता है और बोलता है वक्त हो गया है मैक्स मुझसे जुड़ने का। मैक्स वहाँ से उठकर तेजी से भागती है। स्टीव मैक्स की खराब हालत देखकर डस्टिन से कहता है जल्दी से जाकर नैन्सी से पूछो कि कोई हल मिला या नहीं मिला। डस्टिन कार की तरफ तेजी से भागता है और उनसे संपर्क करने लगता है। इधर नैन्सी और रॉबिन भी मुसीबत में ही थे। डॉक्टर हैच नैन्सी और रॉबिन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उन्हें ऑफिस ले जा रहा था। रास्ते में म्यूजिक रूम पड़ता है तो वे म्यूजिक रूम से गुजरते हैं। रॉबिन वहां पर ध्यान देती है कि वहां के पागल म्यूजिक सुन रहे हैं जो बहुत ही शांत है। फिर वे गार्डन पर पहुंचते हैं तो रॉबिन नैन्सी से बताती है कि विक्टर ने कहा था कि वहां पर अचानक से म्यूजिक शुरू हो गया था। उसने म्यूजिक का जिक्र किया था और जब हमने एंजल के बारे में पूछा तो वो सॉन्ग गुनगुनाने लगा था। इस बात से दोनों अंदाजा लगा लेते हैं कि वेगना के जाल से बचने का एक ही रास्ता है और वो म्यूजिक हो सकता है। फिर वे हैच की बात पर भी गौर करते हैं। रॉबिन नैन्सी से बताते हैं कि डॉक्टर हैच ने कहा था कि म्यूजिक दिमाग के उन हिस्सों में पहुंचता है जहां पर शब्द नहीं पहुंचते हैं।
इसके बाद दोनों वहां से भागने का प्लान करते हैं और नैन्सी जूते उतार कर रॉबिन के साथ बहुत तेजी से वहां से भागकर अपनी कार में आती है। वे जल्दी से कार में बैठकर वहां से तेजी से भागती हैं। यहाँ देखा जाए तो सभी लोग भाग ही रहे हैं। उधर जोनाथन भाग रहा था, नैन्सी भाग रही है, मैक्स भी भाग रही है। इस एपिसोड में सब लगभग भाग ही रहे हैं। डस्टिन रेडियो पर नैन्सी और रॉबिन से बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट करता है। रॉबिन कॉल रिसीव करती है। डस्टिन बहुत तेजी से मैक्स की हालत के बारे में बताता है और रॉबिन डस्टिन को सब कुछ बता देती है। जबकि मैक्स एक जगह पर पहुंचकर लूकस और डस्टिन को हेल्प के लिए पुकारती है। तभी उसके सामने लाल कोहरा आता है और वो उधर चल देती है। डस्टिन को रॉबिन ने बता दिया था, इसलिए वो वॉकी टाकी और उसके सारे कैसेट उठाकर तेजी से मैक्स की तरफ भागता है। मैक्स जिस जगह पर पहुंची थी वहां का वातावरण लाल था। उसको एक घर दिखता है, एक बड़ी सी घड़ी दिखती है, वही घड़ी जो सबको बार बार डरा रही थी, और एक बड़ा सा जीना दिखता है। मैक्स आगे बढ़ती है तो उसको एक दरवाज़ा भी दिखता है, वही दरवाज़ा जिसके अंदर विक्टर घुसा हुआ था। सब हवा में उड़ रहा था। फिर मैक्स को वेकना की आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मैक्स? फिर उसका पैर छोटे छोटे अंडों पर पड़ता है और उसमें से मकड़ियाँ निकलती हैं। अब तक जितने भी लोग मरे थे सब उसको वहाँ आसपास बेलों के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं। वेकना मैक्स से कहता है, तुम इनके साथ रहना चाहोगी? और इशारा करने पर एक बेल मैक्स को पकड़कर हवा में लटका देती है। वेकना मैक्स के पास आता है। इधर सपने के बाहर लूकस के कहने पर डस्टिन ने मैक्स के फेवरेट सॉन्ग को वॉकी में लगाकर हेडफोन लगा दिया था। सॉन्ग शुरू होते ही सपनों की दुनिया में एक छोटा सा होल बन जाता है, या कहा जाए पोर्टल बन जाता है, जिससे मैक्स को दिखता है कि उसके दोस्त उसको बचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। मैक्स वेकना से कहती है, तुम बस एक बुरे सपने हो। तो वेकना कहता है, नहीं मैं यहीं पर हूँ, मैं सपना नहीं हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ मैक्स के फेस पर लाता है और सपने के बाहर मैक्स हवा में उड़ जाती है। अंदर सपने में मैक्स आखिरी पल में बीते हुए अच्छे टाइम को याद करने लगती है। किस तरह से उसने अपने दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताए, अच्छे दोस्त बनाए, ये सब बातें उसे याद आने लगती है। और यहाँ बाहर सबकी हालत खराब थी क्योंकि सबको लग रहा था मैक्स अब गई, उसकी लाइफ खत्म। अच्छे पलों से ताकत लाकर वेकना के गर्दन पर किसी चीज से जोरों का वार करती है, जिसके बाद मैक्स जमीन पर गिरती है और वेकना अपने को संभाल भी नहीं पाता है। मैक्स उठकर खुले वो पोर्टल की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। वेकना के इशारे पर आसमान से चीजें गिरने लगती हैं जो मैक्स का रास्ता रोकने लगती है, पर मैक्स भी नहीं रुकती है, भागती ही रहती है, भागती ही रहती है। जो सीन होता है वो रेंगटे खड़े कर देता है। इस सीन में बाहर उसके फ्रेंड उसको पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे और मैक्स अंदर दौड़ रही थी। फिर अचानक से सपनों की दुनिया से मैक्स को होश आता है और वो आसमान से नीचे गिरती है और इस तरह टीम वर्क से मैक्स की जान बचती है। पूरी टीम ने जान लगा दिया था मैक्स को बचाने के लिए। सबको लगा था कि मैक्स का काम खत्म, लास्ट में मैक्स बच गई। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ये पहला एपिसोड है जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं मरा। तो इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है गाइस। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।